हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो है हिंदी पीडोलॉजी की। इसके पहले आप लोग हिंदी व्याकरण की क्लासेस कर चुके हैं। देखिए, हिंदी जो है आपका वो दो पार्ट में एग्जाम में पूछता है। दो पार्ट में नहीं कह सकते, यानी हिंदी में जो पूछता है वो आपका दो पार्ट से संबंधित है। पहला जो है आपका वो व्याकरण हो गया और दूसरा जो है आपका हिंदी पीडोलॉजी हो गया। ठीक है, व्याकरण जो है वो आपको 15 क्वेश्चन, 15 नंबर टोटल व्याकरण से पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चंस। अब वो आपके ऑब्जेक्टिव भी है, इसी में सम्मिलित है। और लघु और अति लघु तीनों का मिला के आपको 15 क्वेश्चन लगभग आपके व्याकरण से बनते हैं। और आपका जो हिंदी पीडोलॉजी है वो 8 से 10 नंबर के बीच में जो है आपका हिंदी पीडोलॉजी से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि आप लोग इस तरीके से तैयारी करिए कि आपको आराम से जो है 25 में 22 या 23 नंबर आराम से मिल जाए। और हिंदी बहुत टफ नहीं है, इसको अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, कहानी के साथ पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मतलब चीजों को आप अपने माइंड में ऐसे सेट करिए कि हाँ, हम इस चीजों को अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, यूज किए हुए हैं, इस वजह से हम भूलेंगे नहीं। इस तरीके से लिंक करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं देंगी। तो एक बात और, अभी एग्जाम की कोई क्लियर ही नहीं है आई है डेट की कब एग्जाम होने हैं। तो आपको तो ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल रहा है ना। पहले था कि मे बी दिसंबर के लास्ट वीक में हो, लेकिन उसका भी कोई चांस नहीं है। आज की डेट तो आप लोग समझ ही रहे हैं, 23 हो गया, 24 हो गया है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि अब दिसंबर में एग्जाम हो। तो आपका एग्जाम जनवरी में जाएगा। अब जनवरी की एक डेट को पहले हुआ, अब इसमें भी संशय हो रहा है। देखिए हमारा एग्जाम कब होता है। तो जैसे जैसे डेट आगे बढ़ रही है, हमको तो टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो आज हम ऐसे जम के पढ़ें, ऐसे जम के पढ़ें कि कल को हमें पछताना ना पड़े। जब कोई बैक नहीं रहेगा तो आप माइंड फ्री होके आराम से सेकेंड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास थोड़ी लंबी होगी इस वजह से, लेकिन आपको इसमें सारे कंटेंट दिए जाएंगे। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, बस मन लगा के चीजों को समझिए और पढ़िए। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है कहानी। कहानी की क्या उपयोगिता है, ठीक, कहानी कितने प्रकार की होती है, हर चीज को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की उपयोगिता। ठीक, कहानी की उपयोगिता क्या है? तो भाषा शिक्षण में कहानी का सबसे अधिक महत्व है। और कहानी गद्य साहित्य की अत्यधिक प्रिय विद्या है। कहानियां आदिकाल से मानव के लिए शिक्षा और मनोरंजन का साधन रही है। पंचतंत्र, मंजरी और हितोपदेश आदि रोचक व शिक्षा देने वाली कहानियां लिखी गई हैं। देखिए, कहा गया है कि जो आपका भाषा शिक्षण है उसमें आपके कहानी का बहुत अधिक महत्व है। और जो आपका कहानी है वो गद्य साहित्य की सबसे अत्यधिक प्रिय विधा है। ठीक है, कहानी से क्या होता है कि बहुत स्टार्टिंग, आदि मतलब प्रारंभ काल से ही मानव के लिए यह क्या है, शिक्षा का भी साधन है और मनोरंजन का भी साधन है। ठीक है, जैसे कि कुछ कहानियां हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, मनोरंजन तो हमें मिलता ही है, प्लस बाद में उस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि आपकी जो कहानी होती है उससे मानव को शिक्षा भी मिलती है और मनोरंजन भी मिलती है। ठीक, मनोरंजन भी मिलता है। दोनों ही यह जो है आपके प्रारंभ से लेके अब तक मानव के लिए यह मनोरंजन का साधन भी है और इनसे हमें शिक्षा भी मिलती है। जैसे कुछ आपकी कहानियां हैं, जैसे आपकी पंचतंत्र हो गई, मंजरी हो गई और हितोपदेश हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं। तो कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन की किसी अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। ठीक है, यहाँ का होगा लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथन न्यास सब उसी एक भाव को दर्शाता है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसमें लेखक क्या करता है, किसी के जीवन के, ठीक, जीवन की किसी एक अंश को या उस जीवन में जो बहुत मुख्य भाग है या कुछ अच्छी घटनाएं घटित हुई हैं उसको वो क्या करता है, अपने मतलब शैली में उस कथा न्यास यानी कथा के रूप में वह प्रदर्शित करता है। अब उसमें उसका पूरा भाव भी होता है, मनोभाव भी होता है, सब उसमें सम्मिलित रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कहानी बच्चों में भाषा विकास और तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने का साधन है।
जो आपकी कहानी है उससे क्या होता है कि बच्चों का भाषा विकास हो जाता है। क्या होता है? भाषा विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति की विकास होती है, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने का साधन है। कौन है? कहानी है। ठीक है, कहानी से बच्चों में इतनी सारी जो है शक्तियों की क्षमता पैदा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहानी से बच्चों में सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ने, घटाने की शक्ति विकसित करते हैं। ये भी हम लोगों ने आगे पढ़ा था। अब देखते हैं, हमारे यहाँ हिंदी की किताब मंजरी कक्षा 6 में, ठीक है, हमारे यहाँ जो हिंदी की बुक चलती है, जो मंजरी है कक्षा 6 में, उस हिंदी का बुक का नाम ही मंजरी है। तो उसमें जो है कुछ आपके कहानी है, जैसे छोटा जादूगर, हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक धमाका, छिपा रहस्य आदि पाठ है। और कक्षा 7 में क्या है? राजधर्म हो गया, शाप मुक्ति, भविष्य का भय, और कक्षा 8 में काकी, अपराजिता, दुख का अधिकार आदि कहानियां हैं ये। ठीक, जैसे कक्षा 6, 7, 8 में कौन कौन सी कहानियां हैं वो यहाँ पे मेंशन है। खैर ये पूछता नहीं है, बस एज अ नॉलेज के लिए देख लेते हैं। अब देखिए, कहानी शिक्षण के महत्व और उद्देश्य। ठीक है, कहानी शिक्षण के क्या महत्व है और कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, कहानी शिक्षण से आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण से क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है, फिर कहानी शिक्षण से क्या होता है? बच्चों में तर्क व कल्पना शक्ति और विचार करने की शक्ति विकसित होती है। कहानी शिक्षण से क्या होता है? बच्चों में तर्क व कल्पना शक्ति और विचार करने की शक्ति विकसित होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चों की साहित्य में रुचि विकसित होती है। ठीक है, बच्चों की क्या होती है? साहित्यिक में रुचि विकसित होती है। अगला देखते हैं। ज्ञान को सरल व रोचक रूप से प्रस्तुत करते हैं कहानी शिक्षण के द्वारा। फिर बच्चों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, ये क्या करता है? कहानी शिक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं। बच्चों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना। तो आपकी कहानी शिक्षण के द्वारा क्या होता है? बच्चों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को भी विकसित करता है। अगला है, बच्चों में ध्यान पूर्वक सुनने और समझने का कौशल भी क्या करता है? कहानी शिक्षण प्रकट मतलब सहायक है इन सब चीजों में। फिर कहानी से बच्चों में स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। तो ये सब क्या है? आपके कहानी शिक्षण के महत्व और उद्देश्य है। तो कहानी शिक्षण के द्वारा कितनी चीजें बच्चों में विकास कर सकती है, कौन कौन सी चीजें हैं, यह भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, तो वो है आपकी कहानियां की विधियां। मतलब कहानी को बताने के लिए कौन कौन सी विधि है, यानी कहानी को कितनी तरीके से जो है बताया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, पहला है आपका वार्तालाप विधि, दूसरा है प्रश्नोत्तर, तीसरा है चित्र विधि, और चौथा है आपका कहानी कथन विधि। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, कहानी की कितनी विधियां होती है? तो कहानी की 4 विधियां होती हैं। पहला वार्तालाप, दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा आपका चित्र विधि, और चौथा है आपका कहानी कथन विधि। ठीक, अब देखिए, वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, चीजों को आप अच्छे से समझिए, रटने की कोशिश मत करिए, बस चीजों को समझिए। जब वार्तालाप, वार्तालाप में क्या होता है? बातचीत करते होंगे, मतलब ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। पहला है आपका वार्तालाप विधि। तो इसमें क्या होता है? बच्चों को पशु पक्षियों, जानवरों की सरल और मनोरंजन वाली कहानियां बच्चों को गतिविधि व हाव भाव के साथ सुनाएं, और फिर बच्चों से कहें कि अपनी शब्दों में वे कोई कहानी आपको सुनाएं। इससे बच्चे पहले शर्माएंगे, अटकेंगे, घबराएंगे, फिर धीरे धीरे सुनाने लगेंगे। कहने का मतलब है कि वार्तालाप विधि में क्या होता है? पहले तो आप बच्चों को जो है पशु पक्षियों, जानवरों की क्या करिए? सरल और मनोरंजन वाली कहानियां सुनाएं। ठीक, बच्चों को गतिविधि के द्वारा, हाव भाव के द्वारा। उसके बाद फिर क्या कहें कि अब बच्चे आप जो है हमको कोई कहानी आप लोग सुनाइए। तो इसमें क्या होगा कि पहले बच्चे तो बहुत शर्माएंगे स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा बहुत अटकेंगे भी, घबराएंगे भी, लेकिन जब वो धीरे धीरे आपको कहानी सुनाएंगे तो उनका लास्ट में क्या होगा कि सारी जो शर्मा रहे हैं, अटक रहे हैं, घबरा रहे हैं, ये सब सारी समस्या उनकी दूर हो जाएंगी। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है? बच्चों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही कहा जाता है कि कहानी के द्वारा बच्चों की कल्पना शक्ति है ना, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, सब कुछ जो है इसका विकास होता है।
समझ में आया? अब सेकंड देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है। तो प्रश्नोत्तर विधि क्या है कि बच्चों को पहले कहानियां सुनाएं और फिर बच्चों से इसके बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते रहें। आपका जो प्रश्नोत्तर विधि है इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को पहले कहानियां सुनाएं और फिर बच्चों से क्या करिए, कहानियों के दौरान ही बीच बीच में प्रश्न पूछते रहिए। इससे क्या होते हैं, बच्चे सक्रिय रहते हैं, है ना, बिल्कुल सक्रिय सॉरी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सक्रिय रहते हैं, हाँ सही है, सक्रिय रहते हैं यानी एक्टिव रहते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे फिर बोरिंग फील नहीं करते हैं, वो एक्टिव रहेंगे कि हाँ हम कहानी को ध्यान से सुने। नहीं तो टीचर हमसे कहीं पे भी बीच में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बच्चे इस डर से भी क्या करते हैं, कहानी को अच्छे से सुनते हैं। अब तीसरा है जो आपका वो है चित्र विधि। ठीक है, चित्र विधि में क्या होता है वो समझते हैं। देखिए चित्र विधि क्या होता है, बच्चों को टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे कि चार्ट पेपर में चित्रों को बनाकर बच्चों को कहानी सुनाए। ठीक है, क्योंकि बच्चे चित्रों के द्वारा चीजें जल्दी समझ जाते हैं और उन्हें लंबे समय तक कहानी याद भी रहेगी। चित्र विधि क्या होता है कि इसमें जो है बच्चों को आप टीएलएम की हेल्प से उन्हें क्या करिए, चित्र वगैरह दिखा के कहानी सुनाएं। फिर क्या होता है कि इस चित्र विधि से जो है बच्चे जो है कहानी को बहुत जल्दी समझते हैं और उनको बहुत लंबे समय तक याद भी रहता है और कहानी वो भूलते भी नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं कहानी कथन विधि क्या होती है। तो बच्चों को छोटी सी सरल व रोचक कहानी पहले सुनाए, फिर उनसे सुने और बीच में छोटे छोटे कथनों को भी बताते रहें। यानी कहानी कथन विधि क्या है, आप बच्चों को पहले एक अच्छी सी कहानी सुना दीजिए, उसमें फिर बार बार बीच बीच में क्या करिए, छोटी छोटी कहानियों के बारे में आप पूछते रहिए कि अच्छा ये था, अच्छा ऐसा था, कौन जंगल का राजा था, उसने क्या कहा था, ठीक, उसने पहले किसका शिकार किया था। तो ऐसे मतलब चीजें आप पूछते रहिए। ये था आपका कहानी कथन विधि। अब हम आते हैं, अगला टॉपिक है जो हमारा कहानी के प्रकार और भेद। ठीक है, कहानी के प्रकार और भेद। पहला देखिएगा, अब हम इसको पढ़ते हैं। कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ जीवन का सच, रहस्य, आदर्श, उद्देश्य छिपे रहते हैं। इसलिए कहानियां अनेक प्रकार की होती है। कहने का मतलब है कि जो आपकी कहानी है वो तो मनोरंजन के साधन होते ही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जीवन से संबंधित, ठीक, क्या तो जीवन का सच, रहस्य, आदर्श, उद्देश्य छिपे रहते हैं। इसलिए कहानियां बहुत प्रकार की होती है। अब देखिए कितने प्रकार की होती है। सामाजिक कहानियां हो गई, धार्मिक कहानियां हो गई, ऐतिहासिक कहानियां हो गई, चरित्र प्रधान कहानियां हो गया, घटना प्रधान कहानियां हो गया और समस्यात्मक कहानियां हो गया। जैसे कि आप सबको नाम से ही सब पता चल रहा होगा कि हाँ ये इस कहानी के प्रकार में क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन अच्छे से कि सब कहानियों के अंतर्गत क्या होता है। तो पहला है आपका सामाजिक कहानियां। इसमें क्या होता है, समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, समस्याओं के बारे में बताते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियां सामाजिक है। यानी सामाजिक कहानियां क्या होता है कि इसमें समाज से संबंधित जितनी भी रीति रिवाज है, परंपरा है या उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, और हमारे जो प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, वह जो है उनकी सारी कहानियां सामाजिक हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिएगा, धार्मिक कहानियां। तो इसमें क्या है आपका, इसमें उपदेश निहित होते हैं। उपनिषदों की कहानियां आदि क्या है आपकी धार्मिक कहानियां। तो धार्मिक कहानियां क्या होती हैं कि इसमें जितने भी धर्म से संबंधित मतलब बुक होती है, स्टोरीज होती है, जैसे आपका रामायण हो गया, है ना, महाभारत हो गया, ये भी तो एक कहानी ही है। अब इसमें क्या होता है आपका कि जैसे कि इसमें उपनिषदों की कहानियां भी ऐड होती हैं, है ना। धार्मिक कहानियां मतलब जितने भी उपदेश निहित पुस्तकें हैं या बुक हैं, वह सब जो है आपकी धार्मिक कहानियां में आएंगी। अगला है आपका ऐतिहासिक कहानियां। देखते हैं, पुराने तथ्यों पर आधारित कहानियां ऐतिहासिक कहानियां कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि अब जो आपका दूसरा है वो है आपका कविता। कविता क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि कविता क्या है। तो मन में आने वाले भावों और विचारों को पंक्तिमय रूप में व्यक्त करना ही
कविता कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक था हमारा कविता। तो कविता क्या है? मन में आने वाले भावों और विचारों को पंक्तिमय रूप में व्यक्त करना ही कविता कहलाता है। जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम। तो ये क्या है? आपका कविता है। ठीक, अब देखते हैं लोक कथा क्या होता है। देखिए, लोक कथा के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। लोक कथा क्या है, इसको हम समझेंगे। वे कथाएं जो किसी समाज, जाति, सभ्यता के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति की हो। फिर से समझिएगा, वे कथाएं जो किसी समाज, जाति, सभ्यता के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति की हो सकती है। ये पुराने समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य समाज के ज्ञान, समझ, नैतिक मूल्यों और जानकारी की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना होता है। हर देश की अलग अलग लोक कथाएं होती हैं। लोक कथा क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि समाज से संबंधित, ठीक है, जाति, सभ्यता या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में या सामान्य व्यक्ति के बारे में ये कथा हो सकती है। ठीक, ये क्या होता है कि पुराने समय की जो सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में बताती हैं। ठीक, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज के ज्ञान, समझ, नैतिक मूल्यों की जानकारी देना। ठीक, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती हैं? आगे पहुंचाती रहती हैं लोक कथा के जो है माध्यम से। और हर देश की क्या है? अलग अलग लोक कथाएं होती हैं। अब देखिए रोचक प्रसंग क्या होता है। बच्चों की बच्चों की कहानी और लोक कथा सुनाते समय बीच बीच में कोई रोचक प्रसंग के बारे में बच्चों को बताना ही रोचक प्रसंग कहलाता है। जैसे ताकि बच्चे ऊबे ना। अब जो है हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा गद्य एवं पद्य। ठीक, गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। इसमें हम सारा उच्चारण से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। देखिए उच्चारण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले समझिए उच्चारण का अर्थ क्या होता है। तो शब्दों या उसकी ध्वनियों को, ठीक, शब्दों या उसकी ध्वनियों को मुख से बोलने का जो तरीका होता है वही आपका क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। जैसे ये क है, ठीक, ये क है, ये लिखा हुआ है, तो अब मुझे इसको पढ़ना है। ये लिखा है, अब मैं इसको पढ़ रही हूँ क। ये क्या है? उच्चारण है, यानी शब्दों या उसकी ध्वनियों को मुख से बोलने का जो तरीका होता है या शब्द को मुख से जो हम बोलते हैं वही उच्चारण होता है। ठीक, देखते हैं। मौखिक मौखिक भाषा के प्रयोग का आधार ध्वनियां हैं तथा प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर है और उसका उच्चारण स्थान भी निश्चित है। यानी मौखिक भाषा के प्रयोग के आधार पर ध्वनियां हैं। देखिए मौखिक भाषा का जो हम प्रयोग करते हैं उसके आधार क्या है? ध्वनियां है। जैसे हम मुंह से जो बोल रहे हैं, हम किस कैसे बोल पा रहे हैं, इसका आधार क्या है? हमारा ध्वनि है। तथा प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर है और उसका उच्चारण स्थान भी निश्चित है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या है? एक निश्चित अक्षर है। जैसे क है ना, क ध्वनि निकल रहा है, तो ये क्या है? एक निश्चित अक्षर है। ख है, तो सभी का जो है आपका ध्वनि उसके लिए एक स्पेशल निश्चित अक्षर है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। फिर आगे दिया है और उसका उच्चारण स्थान भी निश्चित है। ठीक, अगले आगे देखते हैं। भाषा की मूल प्रकृति मौखिक है। जो भाषा है उसकी मूल प्रकृति क्या है? मौखिक है और बोलने की शुद्धता मानक उच्चारण पर निर्भर करती है। बोलने से ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति का सही प्रयोग करना ही उच्चारण है। यानी जो हम बोल रहे हैं उसकी ध्वनि ध्वनि व्यवस्था, ठीक है, और उस शब्द पे कितना बल देना चाहिए, उसको हमें किस लय से बोलना चाहिए, ठीक, और किस गति से बोलना चाहिए, इन्हीं सब का सही प्रयोग करते हुए उच्चारण कहला मतलब उसको बोलना, यही क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि उच्चारण का उद्देश्य क्या है।
तो उच्चारण का उद्देश्य क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिएगा। उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी जो आपका उच्चारित ध्वनियां हैं, उनको जो मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है। हिंदी की प्रकृति है हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। शुद्ध लेखन के लिए उच्चारण का सही होना महत्वपूर्ण है। फिर से समझिएगा, आपका उच्चारण का उद्देश्य तो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि उच्चारण कैसे क्या है। तो देखिएगा, जो उच्चारित ध्वनियां हैं कि उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को, जो हम बोल रहे हैं मुख से, उन्हीं को अक्षर तथा लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी जो हम बोल रहे हैं मुख से, वही जो अक्षर है या लिखित रूप है, वो क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहलाता है। ठीक। हिंदी क्या है, एक ध्वन्यात्मक भाषा है। क्या है आपका, ध्वन्यात्मक भाषा है। और हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। यानी हिंदी का यह प्रकृति है कि वो क्या करता है कि उच्चारण के अनुसार, ठीक, उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। मतलब जैसा उच्चारण होगा वैसा ही उसको लिखेंगे हम। ठीक। और शुद्ध लेखन के लिए जो है उच्चारण का सही होना महत्वपूर्ण है। यानी अगर हमें शुद्ध लिखना है तो शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए। ठीक। अब हम देखते हैं पहला उद्देश्य क्या है। उच्चारण का पहला उद्देश्य, गद्य यानी गद्य में आपका कहानी, उपन्यास, नाटक सब आ जाएगा। और पद्य यानी कविता, गीत के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना। उच्चारण के माध्यम से क्या होता है, आपका जो गद्य है, पद्य है, उनके जो अंश है, ठीक, उनमें जो हाव भाव है, लय है एवं गति है, इन सब का शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना है। ठीक। अगला है आपका शुद्ध उच्चारण के अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना। बच्चे जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास जागेगा। ठीक। अगला देखते हैं तीसरा, शुद्ध सरल स्पष्ट भावों विचारों की अभिव्यक्ति करना। ठीक। शुद्ध सरल स्पष्ट भावों विचारों की अभिव्यक्ति करना। ठीक है। अगला देखिएगा, चौथा, शुद्ध उच्चारण एवं गीत का, देखिए यहाँ पे गलत है, हाँ सही कर लीजिएगा, गति होगा। तो शुद्ध उच्चारण एवं गति का विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास कराना। ठीक है। अब देखिए, किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्व होता है। चाहे वो कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो आपका, चाहे आपका हिंदी हो, उसमें उच्चारण का जो है महत्व होता है। देखिए, अब देखिएगा, जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, उन्होंने भाषा को परिभाषित करते हुए क्या कहा है, देखिएगा। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक नई स्थिति के ओर बढ़ना है। ये एग्जाम में पूछता नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसको रहने ही देते हैं। एग्जाम में पूछता कभी नहीं है कि इनके अनुसार बताइए, उनके अनुसार बताइए। अब देखिए, कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण स्थान, ठीक, कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण स्थान। तो उच्चारण शिक्षण का सही समय प्राथमिक स्तर है। यानी जब बच्चे प्राइमरी स्टेज में पढ़ते हैं, तभी से क्या करना चाहिए, उनके उच्चारण में सुधार लाना चाहिए। ठीक। तभी से उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के उच्चारण सुधार का काम प्रारंभिक स्तर से ही शुरू हो जाता है। आगे चलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक। कक्षा शिक्षण में आपका जो उच्चारण होता है, वो क्या है, उसका क्या स्थान, उसका क्या महत्व है। तो कहा गया है कि बच्चों को प्राइमरी स्टेज में ही, प्राथमिक समय में ही, प्राथमिक स्तर में ही उनके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अगर वहां पे आप उनके उच्चारण में सुधार किए, तो आगे चलकर उन्हें कोई जो है दिक्कत नहीं होगा, और चीजों को वो अच्छे से सीखेंगे। अगर वो प्राइमरी स्टेज में नहीं उच्चारण को शुद्धता से पढ़ पाए, तो जब वो आगे की क्लास में जाएंगे, उच्चतर स्तर में जाएंगे, उच्च स्तर में, तो वहां पे उनको ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है। अब देखते हैं उच्चारण दोष के कारण क्या है। ठीक है। उच्चारण दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो देखते हैं।
पहला है आपका अध्यापक का कक्षा में अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। जब कक्षा में जो है टीचर अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चे जब उनको फॉलो करेंगे, अनुकरण करेंगे, तो क्या होगा कि अशुद्ध उच्चारण वो भी सीखेंगे। सेकंड है आपका उच्चारण स्थलों का ज्ञान न होना। अगर बच्चों को उच्चारण स्थान या उनके स्थल का ज्ञान नहीं है तो भी वह उच्चारण का गलत उपयोग करेंगे या उच्चारण गलत करेंगे। सॉरी। देखिए, व्यक्ति के ध्वनि यंत्रों में विकार। ठीक, अगर व्यक्ति के किसी ध्वनि यंत्र में विकार है तो भी उच्चारण गलत होता है। अगला है क्षेत्रीयता का प्रभाव। क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। अशिक्षित परिवार, अगर परिवार अशिक्षित है तो वो भी इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला है प्रारंभिक स्तर पर उच्चारण का अभ्यास न कराना। प्रारंभिक स्तर पर अगर आप बच्चों का उच्चारण का अभ्यास नहीं किए हैं तो वह उच्चारण क्या करेंगे, गलत ही करेंगे। अगला है वर्णों को नाक से बोलना। बहुत लोग होते हैं कि कोई भी अक्षर होता है उसको नाक से बोलते हैं, तो ये भी क्या है आपका उच्चारण के मुख्य अशुद्ध मतलब शुद्ध उच्चारण ना करने के प्रमुख कारण में से एक है। और अगला है आपका डर या भय के कारण। तो कुछ बच्चे डर या भय के कारण भी क्या करते हैं, उच्चारण करने में गलतियां कर देते हैं। अब देखते हैं कि उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो पहली है आपकी ध्वनि व्यवस्था। तो शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए कि किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होगा। ठीक, ध्वनि जो है आपका क्या है, ध्वनि व्यवस्था यानी अगर आपको सही उच्चारण करना है तो आपको कौन कौन से तत्व जानने हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है आपका ध्वनि व्यवस्था। ठीक, तो शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए कि किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होगा। ठीक, अगला है आपका बल। क्या है आपका अगला, बल। किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण जिस शक्ति के द्वारा करते हैं उसे बल कहते हैं। ठीक, किसी ध्वनि पर बल ना देने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा लय। देखिए लय क्या होता है आपका, एक अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। लय किसको कहते हैं, एक अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। ठीक, अगला है आपका चौथा है आपका गीत। तो वर्णों के उतार चढ़ाव को गीत कहते हैं। गीत का अर्थ शब्द समूह के मध्य में हिचकिचाहट या रुकावट के बोलने से है। ठीक है, अगला देखिएगा विराम। तो विराम मतलब आराम या विश्राम है। तो देखिएगा लंबे लंबे या बड़े वाक्यों को पढ़ने के लिए हमें बीच में थोड़ा सा विराम लेना या रुकना होता है, वही आपका विराम कहलाता है। ठीक, विराम होता क्या है, जैसे हम लंबे लंबे वाक्य पढ़ रहे हैं तो जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वही आपका विराम कहलाता है। ठीक, छठा है आपका स्वराघात। स्वराघात क्या है, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह यानी बढ़ना और घटना को क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपके उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो अशुद्धि होती है वो बच्चों में क्या है, चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अशुद्धियां करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, आंख ऐसे नहीं लिखा जाता, आंख इस तरीके से लिखा जाता है। शंकर इस तरीके से नहीं लिखा जाता, शंकर इस तरीके से लिखा जाता है। दांत ऐसे नहीं लिखा जाता, दांत ऐसे लिखा जाता है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगा देते हैं और अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक, चंद्र बिंदु मतलब ये और अनुस्वार मतलब ये। ठीक, देखिए ठंडा इस तरीके से नहीं, ऐसे लिखा जाता है। गूंगा ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। अंगुली ऐसे नहीं, अंगुली ऐसे लिखा जाता है। ठीक, सेकंड देखते हैं सादा सा पेट पार का पेट पार सा और सॉरी ये शीटी वाला श है। देखिएगा शीटी वाला सा यानी बड़ी श, फिर ये वाला श है पेट फार श, फिर सादा सा। इन तीनों में क्या अशुद्धियां होती हैं, मतलब कि इन तीनों का यूज यूज जो है कहीं मतलब अगर श का यूज करना है तो स कर देते हैं, ये करना है तो ये कर देते हैं। तो ये जो अशुद्धियां होती हैं इनको कैसे दूर करते हैं ये देखते हैं, कौन कौन सी मतलब कैसे कैसे बच्चे लिख देते हैं। तो देखिए विश्वास ऐसे लिखा जाता है, विश्वास ऐसे नहीं लिखा जाता, शक्ति ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे ये स नहीं यूज होता है। सुपंखा ऐसे लिखा जाता है, सु
ऐसे नहीं लिखा जाता। देखिए प्रसाद ऐसे लिखा जाता है, प्रसाद ऐसे नहीं लिखा जाता। नाश ऐसे लिखा जाता है, नाश ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक, अशोक का शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अब देखते हैं र ल और अंग में उच्चारण में क्या अशुद्धियां हो जाती है बच्चों से। पढ़ाई ऐसे लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। पढ़ाई ऐसे लिखा जाता है, बूढ़ा ऐसे नहीं लिखा जाता, बूढ़ा ऐसे लिखा जाता है। खिड़की ये अशुद्ध है, खिड़की ऐसे लिखा जाता है। प्रौढ़ ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रौढ़ ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं संधि संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो उपरोक्त जो होता है ऐसे नहीं लिखा जाता, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है। अत्याधिक ऐसे लिखा नहीं जाता है, अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है। ऐतिहासिक ऐसे नहीं, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सन्मुख ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, सम्मुख है ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, पांचवा है आपका ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर हर्ष। ठीक, ये है आपका आ की जगह अ का यूज कर देते हैं, यानी आ की जगह पे अ का यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जब आप गलत यूज करेंगे, गलत लिखेंगे तो गलत उच्चारण भी करेंगे ना। देखिए अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है। ठीक, पूर्ति नहीं होता है, पूर्ति होता है। ठीक है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। पि- देखिए पीताम्बर होता है, पीताम्बर नहीं होता है, यहाँ छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक, पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है। ठीक है, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिएगा कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण स्थान। उच्चारण शिक्षण का सही समय प्राथमिक स्तर है। बच्चों के उच्चारण सुधार का काम प्रारंभिक स्तर से ही शुरू हो जाता है। आगे चलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखिए गद्य और पद्य शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास, अपने मन के भावों विचारों को गद्य और पद्य के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, ये तो सभी को पता है। देखिए गद्य में क्या है, गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, और भाषा व्याकरण से संबंध होता है। और पद्य में क्या होता है, पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव, रागात्मकता और कल्पना से है। ठीक, अगला देखिए, बच्चों को शुद्ध 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 उच्चारण के लिए सस्वर पठन, आरोह अवरोह तथा प्रवाह पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, सस्वर मतलब तेज से बोलकर, ताकि अगर कोई उसमें मिस्टेक हो रहा है तो उसको लोग या टीचर या आपके पेरेंट्स उसको सही कर पाए, तो इस अभ्यास से उनका उच्चारण सही हो सकता है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा कविता शिक्षण के संबंध में। ये नहीं है आपका कविता शिक्षण। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, कविता की विधियां, अर्थबोध प्रणाली। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका, गद्य और पद्य में अंतर। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो गद्य और पद्य में क्या अंतर है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, और यहाँ पे आप समझ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए गद्य और पद्य में अंतर क्या है, तो पहला अंतर देखते हैं, गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र लेखन, आत्मकथा आदि लिखी जाती है। ठीक, गद्य में जो है ये सारी चीजें आती है, कहानी आती है, उपन्यास आता है, नाटक आता है, निबंध आता है, पत्र आता है और लेख आता है, आत्मकथा आती है, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सेकंड है आपका पद्य। क्या होता है, पद्य में कविता, गीत, गाना, भजन, मुक्तक ये सब लिखे जाते हैं, ये सब पद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला है आपका, गद्य को लय के रूप में नहीं लिखा जाता है। आपका जो गद्य है उसको लय रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक, और पद्य को लय रूप में लिखा जाता है। अगला देखिएगा, गद्य शिक्षण में अभ्यास के लिए भाषा कार्य आवश्यक है। आपका जो गद्य शिक्षण है उसमें अभ्यास के लिए भाषा कार्य आवश्यक है। ठीक, और आपका जो पद्य है उसमें क्या है, पद्य शिक्षण में अभ्यास के लिए भाषा कार्य आवश्यक नहीं है। ठीक है, पद्य शिक्षण में क्या होता है, आपका अभ्यास के लिए भाषा कार्य आवश्यक नहीं है। आपका जैसे गद्य क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक गोदान, ये सब क्या है, कहानी, यानी जितनी भी कहानी के फॉर्म में रहेंगी वो आपके गद्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे कालिदास की मेघदूत, यानी जितनी भी कविता के फॉर्म में रहेंगे वो आपके पद्य होते हैं। ठीक,
अब देखिए हम पढ़ते हैं मौखिक एवं लिखित लिखित अभिव्यक्ति। ठीक, पहले तो क्या है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, इसमें क्या आता है आपका मौखिक और लिखित। ठीक, तो वन बाय वन हम अच्छे से समझेंगे, देखते हैं। सबसे पहले होता है अभिव्यक्ति, क्या होता है उसको हम समझेंगे। मनुष्य के मन में, ठीक, या उस मनुष्य के अंदर जो विचार आता है, ठीक, उसी को वह जो बोलता है, ठीक है, उसी को वह जो बताता है, वही आपका अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अब समझिएगा, मनुष्य के मन में भावना और विचारों का आना। यहाँ से देखिएगा, व्यक्ति जो कुछ अपने आसपास देखता है, सुनता है और नए नए भावों तथा विचारों की अनुभूति करता है और इन सबको दूसरों को बताने के लिए उत्सुक होता है और दूसरों को अपनी बातें बताना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। यानी व्यक्ति के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, वह जब दूसरों को बताता है तो वो आपका क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक, या तो ये कह सकते हैं अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। ओके, अभिव्यक्ति के दो प्रकार हैं। पहला है आपका मौखिक रूप में और दूसरा है आपका लिखित रूप में। ठीक, अब देखिए पहले स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होता है उसको हम समझेंगे, उसके बाद फिर अगला जो है इसके जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। आपका स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होता है, ठीक है, जब व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने मन में आने वाले भावों विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाता है, उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। स्वतंत्र से समझ में ही आ रहा है कि कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल आजाद है ना। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होता है कि जब व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने मन में आने वाले भावों विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला क्या है आपका। स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्षमता के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है आपका बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होगा। ठीक, अगला है आपका बच्चे सीखने में अधिक रुचि लेंगे। ठीक, अगला है आपका सृजनात्मक पक्ष मजबूत होगा। ठीक है, अगला है आपका कुशल वक्ता लेखक रचनाकार बन सकते हैं। यह सब स्वतंत्र अभिव्यक्ति के द्वारा हो सकता है। अब देखिए अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो अभिव्यक्ति के जो है आपके दो प्रकार होते हैं, एक तो मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरा लिखित अभिव्यक्ति। ठीक, तो देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, पूछता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति या बच्चा अपने मन में स्थित विचारों को, भावों को, कल्पनाओं को दूसरों के सामने बोलकर अभिव्यक्त करता है, तो वह उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक, मौखिक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, जब कोई व्यक्ति या बच्चा अपने मन में क्या करता है, उसके मन में जो स्थित विचार है, भाव है, कल्पना है, यह सब दूसरों के सामने क्या करता है, बोलकर अभिव्यक्त करता है, तो वह क्या कहलाता है, अपना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक, अगला देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न अवसर, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का हम कैसे विकास कर सकते हैं, आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको हम कैसे विकास कर सकते हैं। तो वह पहला आपका तरीका है वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा। इससे क्या होता है वाद विवाद, इससे हम बोलेंगे, अपनी बातों को सबके समक्ष रखेंगे, है ना। तो वाद विवाद क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं। तो मतलब कि इस पद्धति से या इसके अनुसार बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति और विकास होता है। तो देखते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या है। इसमें बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति, आत्मविश्वास तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है कि बच्चों की मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति, आत्मविश्वास तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन के द्वारा क्या होता है, कवि सम्मेलन में बच्चे छोटी छोटी कविताएं सुनाते हैं, तो बोल के सुनाते हैं, तो इससे भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। ठीक, तीसरा तीसरा है आपका वार्तालाप। ठीक, इसमें बच्चों के साथ त्योहारों की कथा कथा, कहानी, खेलकूद, समाचार पत्र, पेड़ पौधे आदि के बारे में बातें की जा सकती हैं। इससे बच्चे अपने मन के विचारों को बताते हैं। वार्तालाप विधि में क्या होता है
कि बच्चों से उनके फेवरेट त्योहार के बारे में पूछिए, उनकी फेवरेट कहानी के बारे में पूछिए, उनको कौन सा फेवरेट गेम है, पेड़ पौधे के बारे में, इन सब के बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो अपने विचार बताते हैं। और जब बताएंगे तो फिर मौखिक अभिव्यक्ति का उनका विकास होगा। ठीक है, अभिनय। चौथा देखते हैं अभिनय। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, कवि सम्मेलन हो गया, ठीक, वार्तालाप हो गया, अभिनय हो गया, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधन है। ठीक है, देखिएगा नाटकों में अभिनय क्या होता है, जो हम रोल प्ले करते हैं उसको। ठीक, नाटकों, कविताओं, कहानियों को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करना, जिसमें आपस में संवाद बातें करके नाटक कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अगला है आपका लिखित अभिव्यक्ति। समझते लिखित अभिव्यक्ति क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या बच्चा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, दृश्य आदि के संदर्भ में अपने अंतःकरण या मन में स्थित भावों, विचारों आदि को लिख कर अभिव्यक्ति करता है, तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। सेम चीजें हैं, मौखिक में बोल कर बताता है और लिखित अभिव्यक्ति में लिख कर बताता है। ठीक है, अब देखिए लिखित अभिव्यक्ति जो है उसके क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना है। आपका जो लिखित अभिव्यक्ति है इसमें क्या होता है, ये शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना। लिखित अभिव्यक्ति के कारण क्या होता है कि बच्चे की जो शुद्ध वर्तनी है या लिखने की जो योग्यता है उसको और विकसित करना। ठीक, सेकंड है आपका विराम चिन्हों का प्रयोग करना। थर्ड है विषय को सही भाषा शैली और तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करना। ठीक, अगला है आपका वाक्यों में सही शब्दों का प्रयोग करना। ठीक, अगला है आपका शुद्ध व्याकरण भाषा का प्रयोग करना या सीखना। ठीक, ये सब आपके क्या है, लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वाचन। ठीक, तो देखते हैं वाचन क्या होता है। वाचन मतलब बोलना ही होता है। ठीक है, देखते हैं वाचन मतलब, इसमें समझिएगा पहले भाषा आपका दो तरीके से होता है, एक तो मौखिक भाषा होता है और एक लिखित भाषा होता है। मौखिक मतलब मुख से बोलना और लिखित भाषा में क्या आएगा आपका वाचन करना यानी पढ़ना। ठीक, ये आपकी भाषा के दो रूप हैं। तो देखिएगा लिखित भाषा जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका वाचन कैसे करते हैं, उसको देखते हैं फिर हम पढ़ते हैं। जो आपका लिखित भाषा है उसको ये नहीं कह रहा है कि लिखित भाषा आपको लिखते हैं, लेकिन लिखित भाषा का हम क्या करते हैं, वाचन करते हैं ना, उसको देखते हैं पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं वाचन करना। ठीक, लिखित भाषा को जो हम देख कर पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं वाचन करना। अब वाचन क्या होएगा उसको समझते हैं। वाचन क्या होता है, लिखित भाषा को देखकर बोलना या पढ़ना ही वाचन कहलाता है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा अभी भाषा दो तरीके का है, एक मौखिक भाषा जिसको हम मुख से बोलते हैं, और जो आपका लिखित भाषा है उसी को हम क्या करते हैं, वाचन करते हैं यानी पढ़ते हैं। तो वाचन क्या है आपका, लिखित भाषा को देखकर बोलना पढ़ना ही आपका वाचन कहलाता है। वाचन का मतलब क्या है, पठन या पढ़ना। अब देखिए वाचन का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है आपका बच्चों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, मतलब बच्चे पढ़ते भी रहे और उसी समय वह अर्थ भी उसका निकालते रहे, इस क्षमता को उत्पन्न करना। ठीक, सेकंड है आपका पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना। ठीक, थर्ड है आपका वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। ठीक, अगला है बच्चों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भावों को ठीक ठीक समझ सकें। ठीक, अब देखते हैं वाचन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो वाचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है आपका सस्वर वाचन और दूसरा है आपका मौन वाचन। तो सस्वर वाचन भी दो तरीके का है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। ठीक, और मौन वाचन क्या है, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। तो वाचन के प्रकार दो हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। और सस्वर वाचन भी दो प्रकार का है, आदर्श और अनुकरण वाचन। मौन वाचन भी दो प्रकार का है, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। ठीक, वाचन। अब हम देखते हैं सस्वर वाचन क्या होता है। सस्वर वाचन क्या होता है, तो देखिएगा स्वर सहित वाचन
सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो भाषा लिखी हुई है उसको हम ध्वनि युक्त यानी तेज तेज जो हम पढ़कर बोलते हैं उसी को हम सस्वर वाचन कहते हैं। ठीक, उत्तम सस्वर वाचन के गुण क्या है वो देखते हैं। पहला है आपका, पढ़ते समय अर्ध विराम अल्प विराम का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है आपका, प्रत्येक शब्द वर्ण का उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए। ठीक, अगला है आपका, वाचन में प्रवाह एवं गीत पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक, अगला है आपका, ये गीत नहीं है, सॉरी गति होगा, ठीक है, गति होगा, आप सही कर लीजिएगा। वाचन में प्रवाह एवं गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगला है आपका, वाचन उसी विषय का करना चाहिए जिसमें रुचि हो। ठीक, अब हम आते हैं, देखते हैं मौन वाचन क्या होता है। लिखित सामग्री को मन ही मन में चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता। ठीक, जब बच्चा मौन वाचन सीख जाता है तो वह सस्वर वाचन का प्रयोग कम करता है। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वह स्टार्टिंग में पढ़ना सीखते हैं तो वो क्या बोल करते हैं, बोल बोल कर चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जब वह आगे की कक्षा में जाते हैं, जब वो अच्छे से बोलना सीख जाते हैं, अच्छे से बोल कर पढ़ना सीख जाते हैं, तो वह उन चीजों को मन में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, क्योंकि मौन वाचन में थकान कम होती है और समय की बचत भी होती है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता है और सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। ठीक है, देखिएगा, मौन वाचन करते समय अध्यापक को बच्चों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए जिससे पता चले कि बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। मौन वाचन में क्या होता है कि चीजें वो अपने मन में पढ़ते हैं। ठीक, इसमें ध्वनि वगैरह का कोई जो है यूज नहीं होता है, वो चीजें मन में पढ़ते हैं। तो इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए कि उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब हम देखते हैं मौन वाचन का क्या महत्व है या क्या उद्देश्य है। तो पहला है आपका, मौन वाचन अपने इच्छा अनुसार किसी भी स्थान और समय में कर सकते हैं। मौन वाचन क्या है, आप कहीं भी जगह किसी भी समय आप कर सकते हैं। सेकंड है, मौन वाचन में दूसरों को परेशान नहीं होना पड़ता। यानी जैसे सस्वर वाचन है, तो अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और बोल बोल कर पढ़ रहे हैं तो दूसरे परेशान होते हैं, लेकिन मौन वाचन में ऐसा नहीं है, इसमें दूसरे को परेशान भी नहीं होना पड़ता है। तीसरा है आपका, मौन वाचन में किसी भी विषय पर चिंतन किया जा सकता है। ठीक, अगला है, इसके द्वारा विषय की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। अगला है, ये चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करती है। ठीक है, अगला है, इसमें बच्चे किसी बात को स्वयं समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका था मौन वाचन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा, देखते हैं शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। इसमें जो है हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चा जब छोटे में बोलना सीखता है तो सबसे पहले शब्द फिर वाक्य बोलता है, इसलिए भाषा का मुख्य अव्यय क्या है, आपका वाक्य है। तो वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं वाक्य कैसे बनता है। पहले ध्वनि, फिर उसके बाद वर्ण, वर्ण से आपका अक्षर, अक्षर से उपसर्ग, उपसर्ग से शब्द, शब्द से पद और पद से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य। ठीक, देखिएगा, सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। ठीक, अगला देखिए, उन सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है, हम लोग तो स्टार्टिंग से पढ़े हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे क्या हो, उसमें जो है भाव उत्पन्न हो, या जो व्यक्ति जो चीजें कहना चाहता है उसका पूरा का पूरा अर्थ दूसरे को समझ में आ जाए, तो वही हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक, भाषा की इकाई क्या है, वाक्य है। तो छोटा बच्चा चाहे एक शब्द ही बोले, अगर उसका अर्थ निकलता है तो वो क्या है, वाक्य है। ठीक है, और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। आपका सरल है, मिश्रित है और संयुक्त है। ये आपका असल दरअसल किसका पार्ट है, व्याकरण का पार्ट है। तो दो टॉपिक आपका छूट गया था, एक ये है, एक पत्र लेखन है, तो हम यहाँ पे उसको कवर कर ले रहे हैं। ठीक,
तो देखते हैं सरल आपका और साधारण वाक्य क्या होता है। पहला है आपका सरल या साधारण वाक्य। ये क्या होता है, जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो उसे सरल साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, ये कर्ता है और ये क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो एक ही क्रिया हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक, अब हम अगला देखते हैं मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा एक आपका ट्रिक समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये दरअसल रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग होता भी है और इन शब्दों के पहचान से हम छांट सकते हैं कि यह मिश्रित वाक्य है। आपके जो मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें संयोजक के रूप में कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि ऐसे वैसे जैसे तैसे यद्यपि यदि ज्यों ज्यों ही जहां जो कि क्योंकि जितना उतना जब तो। ये शब्द जहां पे भी प्रयोग हो वह आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही जवान आगे बढ़े। तो ये की हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप ये शब्द माइंड में रखे हुए हैं तो आप मिश्रित वाक्य को आराम से जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में दे देता है ना, चार वाक्य दे देगा, उसमें क्वेश्चन में लिखेगा कि इसमें से मिश्रित वाक्य कौन है। तो ऐसे वैसे जैसे तैसे यद्यपि यदि ज्यों ज्यों ही जहां जो कि क्योंकि जितना उतना जब तो। ये शब्द जहां पे भी उपयोग हो, यानी ये सब सारे संयोजक शब्द हैं, ये जहां पे भी उपयोग होते हैं वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या है वो देखते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी देखिएगा जहां और, ठीक, जहां पे क्या हो, और या किंतु परंतु लेकिन बल्कि यद्यपि तथापि आए, ये सब क्या होते हैं संयुक्त वाक्य में आते हैं। और जहां पे ये सारे चिन्ह सॉरी ये सारे शब्द आएंगे वो आपके संयुक्त वाक्य होंगे। जैसे पहला है आपका राम कक्षा में गया परंतु वहां मोहन नहीं था। परंतु का यूज हुआ, पता है आपको यहाँ पे आपको ये शब्द आने ही आने हैं, बिना इन शब्दों के आपके संयुक्त वाक्य बन ही नहीं सकते हैं। जैसे वो वाला था मिश्रित वाक्य, तो अगर वो शब्द नहीं आएगा तो मिश्रित वाक्य बन ही नहीं सकता है। ठीक, तो इन शब्दों की पहचान हो जाएगी अगर आपको, तो आप आराम से वाक्यों को पहचान लेंगे। दूसरा है यद्यपि। आया कि नहीं आया यद्यपि, ये देखिए यद्यपि मैं वहां नहीं था तदापि पूरी घटना बता सकता हूँ। ठीक, तो ये आपका था संयुक्त वाक्य। अब हम अपना अगला टॉपिक है कि देखिए वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी वो देख लेते हैं। तो शब्दों का क्रम, स्पष्टता, आकांक्षा, वाक्य की सामर्थ्य, मधुरता, वाक्य ठीक से रचे जाए, अनुच्छेद की सफल वाक्य पर निर्भर, ये सब क्या है आपके वाक्य रचना, जो आपकी वाक्य रचना है उसकी विशेषताएं हैं। अब देखते हैं वाक्य रचना में प्रभावशीलता कैसे लाई जाती है। तो अच्छी हिंदी वाक्य रचना के लिए कुछ बातों का ध्यान भी आवश्यक है। यानी जो अच्छी हिंदी वाक्य है उसकी रचना कैसे करें उसके लिए कुछ बातें हैं जो कि बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। पहला है आपका वाक्य में अशुद्धि ना हो। क्या हो, वाक्य में अशुद्धि ना हो। ठीक, सेकंड है आपका अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। क्या हो, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। ठीक, अगला है आपका वाक्य में निरसता तथा कटुता ना हो। ठीक, अगला देखिएगा निरर्थक शब्द ना हो। अगला है आपका अनावश्यक विस्तार ना हो। देखिए वाक्य लेखन की त्रुटियां एवं सावधानियां समझते हैं। वाक्य को लिखने में भावों एवं विचारों के अनुसार शब्दों का प्रयोग क्रम से करना। अगर वाक्य का क्रम और शब्दों का चयन सही नहीं हो तो वाक्य का अर्थ ही स्पष्ट नहीं होगा। वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें भाव प्रकट हो। कहने का मतलब है कि वाक्य को लिखने में, ठीक, भाव और विचार के अनुसार शब्दों का जो प्रयोग है वह क्रम से करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम क्रम जो है, अगर हम शब्दों का चयन सही नहीं करेंगे या वाक्य में शब्दों का क्रम हम सही से नहीं रखेंगे तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट ही नहीं होगा।
ठीक, जैसे वह गीत गाता है, सीता खाना पकाती है। ठीक है, ये आपका क्या है, वाक्य है। यहाँ पे शब्दों का जो है आपका क्या है, सही प्रयोग हुआ है। मतलब शब्दों का ऐसा प्रयोग हुआ है जो कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आ रहा है। अगर यहीं पे होता गीत वह, गीत वह है गाता, गीत वह है, गीत वह गाता है। ठीक, तो यह तो समझ में नहीं आ रहा ना। या पकाती खाना सीता, ये समझते हैं, पकानी, पकाती होगा, सॉरी, पकाती खाना सीता। चलिए, क्या, सॉरी, एक मिनट, देखिएगा, पकाती खाना है सीता। ठीक, ये भी तो शब्दों का समूह ही है, ये भी तो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं है, शब्दों का क्रम नहीं सही है, वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो वही कहा जाता है कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो वहां पे जो शब्दों का क्रम है, शब्दों का सही चयन है, अगर वो नहीं होगा तो जो हम अपने भाव या विचार को प्रकट करना चाह रहे हैं तो वह नहीं हो पाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। ठीक, ये भी आपका ग्रामर का पोर्शन है। वहां पे हालांकि ये क्लासेस नहीं की गई थी, तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस करा दी जा रही हैं। तो आपका जो औपचारिक है, अनौपचारिक पत्र है, वो क्या होता है, हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या, अनुभव, प्रसन्नता, सूचना आदि अन्य व्यक्तियों को बता सकता है। किसके द्वारा, पत्र लेखन के द्वारा। और जैसे पत्र लेखन कौन कौन से होते हैं, पहला है आसपास की समस्या के लिए डीएम को पत्र लिखना, अपने विचारों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए। ठीक, ये सब पत्र के द्वारा होता है। अब देखिए, पत्र जो है अनेक तरह के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, सामाजिक कार्यों के लिए पत्र हो गया, निमंत्रण के लिए पत्र हो गया, और व्यवसाय के लिए पत्र हो गया। तो हम हर आपके जो है अलग अलग पत्र हर क्षेत्र में लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं पत्र का क्या महत्व है। तो पत्र जो है वो जनसंचार का सशक्त माध्यम है। पत्र क्या है आपका, जनसंचार का सशक्त माध्यम है। ठीक, सेकंड है आपका, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का केवल पत्र ही माध्यम अच्छा है। ठीक, केवल पत्र ही माध्यम कैसा है, अच्छा है। अगला है आपका, पत्र में अपनी बात विस्तार से कही जा सकती है। ठीक, अगला है आपका, पत्र द्वारा लेखक की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी जो पत्र जो लिखेगा, पढ़ने वाले को पता चलेगा कि हाँ, वह लेखक की क्या योग्यता है। ठीक, अगला है, पत्र को पढ़कर अपनेपन का भाव झलकता है। अब हम देखेंगे कि पत्र लिखते समय क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। ठीक, पत्र लिखते समय क्या बातें ध्यान देनी चाहिए, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो। ठीक है, पत्र में लिखी गई बातें व्यवस्थित हो, संक्षिप्त हो और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक, अगला है आपका, पत्र पढ़ने वाले को बात समझ में आनी चाहिए। अगला है आपका, पत्र में भेजने वाले का नाम हो, पता हो, दिनांक, ये सब लिखी होनी चाहिए। फिर देखते हैं पत्र के कितने प्रकार हैं। तो पत्र के आपके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। पहला तो है आपका औपचारिक पत्र और दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। पत्र दो प्रकार के हैं आपके, पहला है आपका औपचारिक पत्र और दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक, तो औपचारिक पत्र क्या है वो देखते हैं। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक व निजी संबंध ना हो। मतलब औपचारिक पत्र ऐसा पत्र होता है जिससे किसी का पारिवारिक या निजी संबंध, यानी ये सब संबंध ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि व्यवसायिक पत्र, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र,
सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र और संपादक के नाम पत्र, मतलब ऐसे पत्र जो आप अपने रिश्तेदारों और परिवारों को नहीं लिखते हैं, मतलब आप ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनसे आपका पर्सनल रिलेशन नहीं है, तो ये सब कैसे पत्र कहलाते हैं? आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे आपका व्यवसायिक पत्र हो गया, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, और सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र हो गए, और संपादक के नाम पत्र हो गए। ये सब कैसे पत्र हैं? आपके औपचारिक पत्र हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तित्व 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 तथा पारिवारिक पत्र होते हैं। ठीक, इस प्रकार के पत्र माता-पिता को, भाई-बहन को, दादा-दादी को, मित्र को तथा सगे संबंधियों को भी लिखे जाते हैं। ये आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए पत्र लेखन के निम्न अंग हैं, जैसे कि उसमें स्थान लिखा हो, दिनांक, पता पत्र के ऊपर दाएं किनारे पर, यानी स्थान, दिनांक, पता पत्र के ऊपर दाएं किनारे पर, यानी आपका मतलब ये समझ लीजिए आपका ये है यहाँ पे दाएं किनारे पर। ठीक, सेकेंड है संबोधन या अभिवादन, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसकी आयु, योग्यता। तीसरा है आपका विषय वस्तु, चौथा है समाप्ति। अब हम देखेंगे तो ये तीनों चारों चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, देखिए औपचारिक पत्र, जैसे कि औपचारिक पत्र का पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रधानाध्यापक को हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेवा में। ठीक, क्या लिखेंगे? सेवा में। औपचारिक पत्र का आप प्रोफार्मा देख लीजिए, फिर आपको इससे संबंधित औपचारिक पत्र में आपको कुछ भी लिखना होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। सेवा में प्रधानाध्यापक, नगर पालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज। ठीक, तो इसमें क्या है देखिएगा, महोदय, सेवा में विनम्र निवेदन है। देखिए ये आपका क्या है? औपचारिक पत्र, इसलिए यहाँ महोदय लिखा गया है। सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं पीलिया रोग से ग्रस्त होने के कारण वार्षिक परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहा हूँ। मैं अर्ध वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण था, उसके आधार पर मुझे प्रोन्नत करने की कृपा करें। यानी यह अपने प्रधानाध्यापक को लिख रहा है कि मैं आपका जो है मलेरिया रोग से पीड़ित हूँ, सॉरी पीलिया रोग से जो है पीलिया रोग से क्या हूँ? पीड़ित हूँ। तो इस वजह से मैं एग्जाम में नहीं बैठ पा रहा हूँ, और इसके पहले यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में पास था, तो उसके आधार पर आप मुझे प्रोन्नत करने की कृपा करें। ठीक, और साथ में ही डॉक्टर की मेडिकल सर्टिफिकेट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, यानी कि जो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है वह प्रार्थना पत्र के साथ उसने लगा के फिर वह जो है पत्र भेजा हुआ है। ठीक, तो ये था आपका मतलब कि एग्जाम में प्रोन्नत के विषय में ये लेटर। तो आपने समझ लिया कि हाँ कैसे लिखा जाता है औपचारिक पत्र। महोदय लिखेंगे, सेवा में विनम्र निवेदन। अब जब औपचारिक है तो वहां पे क्या ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि प्रिय सर, ऐसा वैसा तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि औपचारिक पत्र है। तो दिनांक इधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य का कुछ भी नाम होगा, किस क्लास का है, और पेरेंट्स का साइन। ये था आपका औपचारिक पत्र का प्रोफार्मा। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र कैसा लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र, तो चाचा को पत्र लिखना है मान लीजिए। ठीक है, देखिए अनौपचारिक पत्र, चाचा को पत्र लिखना है तो आदरणीय चाचा जी, उसमें हमने महोदय सर लिखा था, है ना, तो यहाँ भी लिखे हैं आदरणीय चाचा जी, बहुत समय से न तो आप स्वयं आए और न ही आपका कोई पत्र आया। माना कि आप काफी व्यस्त हैं, फिर भी रात्रि में सोने से पूर्व 10-15 मिनट का समय निकालकर पत्र तो लिख ही दिया कीजिए। कोई लड़का है वो अपने चाचा को पत्र लिख रहा है, इससे मिलना हो जाता है। पिताजी व माताजी भी आपको बहुत याद करते हैं। हम भाई बहन तो आपके स्नेह पात्र हैं, पर माताजी व पिताजी का भी आपके प्रति अगाध स्नेह है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी उनको बहुत अधिक मानते हैं। आशा है कि पत्र के पाते ही आप हम लोगों को अपने हाथ से लिखे कुछ शब्द अवश्य भेजेंगे। आपका स्नेहिल भतीजा नमन। तो ये था आपका
अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र में बहुत सारे पत्र हो सकते हैं, जैसे अपने दोस्त को पत्र लिखना, ठीक, शादी के लिए आमंत्रित करना, ठीक, ये सब विषय में हो सकता है। तो ये था आपका टोटल हिंदी का मैराथन। ठीक, इसमें जो है हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं। आप एक बार वीडियो देखिए, दो बार देखिए, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए, ताकि जो है ची- आपकी जो कंटेंट है वो सभी बच्चों तक पहुंचे, और वो भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, और अच्छे से एग्जाम को पास कर ले विदाउट एनी बैक। तो फिर चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।